नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर बात करेंगे जो अभी परीक्षा आयोजित हुई थी। यदि एग्जाम साइकिल के अनुसार बात की जाए तो जो परीक्षा आपकी 18 जून को हुई थी, यानी कि जून 2024 वाली जो साइकिल थी, जो परीक्षा 18 तारीख को आयोजित हुई थी, जो निरस्त हो गई, जो शुरुआती स्तर पर उसमें जानकारी आई कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक जैसा कुछ है, उसी दिन एनटीए ने उसको निरस्त भी कर दिया कि परीक्षा निरस्त की जाती है। बाद में उसमें आगे जब जानकारी आई, कुछ जांच हुई तो पता चला कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं थी और एनटीए ने नोटिस पुनः जारी कर दिया कि भाई वही वाली परीक्षा ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो मान्य होगा। लेकिन फिर बाद में पुनः एक नोटिफिकेशन आता है कि जी नहीं, परीक्षा अब दोबारा ही आयोजित होगी, जो कि परीक्षा अब आपकी फिर से ऑनलाइन आयोजित हुई। दिसंबर 2018 से एनटीए इस परीक्षा को आयोजित करा रहा है और दिसंबर 2018 से ही पहली बार ये आप ये कहिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होनी शुरू हुई थी। उससे पहले ऑफलाइन होता था। इस बार जून 2024 वाले एग्जाम साइकिल में इन्होंने फिर से एक बार क्या किया कि ऑफलाइन परीक्षा को आयोजित कराया और जो गड़बड़ियां हुई उसके मद्देनजर या उसकी वजह से आप कहिए कि ये परीक्षा पुनः आयोजित हुई और पुनः अब ऑनलाइन मोड में आयोजित हुई है। तो ऑनलाइन परीक्षा के अपने फायदे, कुछ नुकसान हैं, कुछ सीमाएं तो हैं। ठीक ऑफलाइन में भी ऐसा ही है कि उसके कुछ लाभ हैं और कुछ सीमाएं भी हैं। यदि हम केवल विद्यार्थी के दृष्टिकोण से बात करें तो जैसे हम बोधगम्यता को लेकर बात करते हैं, हमने कक्षा में भी इसको लेकर कई बार बात की है। विशेष रूप से बोधगम्यता वाले जो प्रश्न हैं उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन में अधिक समस्या होती है। क्यों? क्योंकि जो पैसेज है वो एक स्लाइड पर पूरा आता नहीं है। एक स्लाइड पर वो पूरा आएगा नहीं, आधा इस स्लाइड पे होगा, फिर आपको एक अगली स्लाइड पे जाना होगा पूरा पैसेज पढ़ने के लिए। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये नहीं समझ में आ पाता। वो पूरा एक साथ जब पढ़ता है विद्यार्थी तब आसानी से समझ पाता है। लेकिन ऑफलाइन में ये थोड़ी सी सहूलियत है। लेकिन इसी तरीके के कुछ अपने, हम ये कहें कि कुछ लाभ हैं तो कुछ सीमाएं भी हैं। अब थोड़ा सा क्या हुआ है, पुनः यदि आप पहले के रिकॉर्ड को देखें, एनटीए द्वारा आयोजित इस परीक्षा को, या जब यूजीसी कराता था सीबीएसई के माध्यम से, तब से भी आप देखते हैं तो एग्जाम साइकिल में थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो उससे अगली साइकिल प्रभावित होती है। अब ये देखा जाए तो ये जून 2024 वाली साइकिल थी परीक्षा, फिर दिसंबर 2024 वाली साइकिल में आयोजित होगी। अब दिक्कत ये हुई है कि ये आयोजित हुई, निरस्त हुई, पुनः परीक्षा हुई, इसको लेकर री एग्जाम हुआ। अब ये अगस्त में और ये सितंबर तक चला है, शुरुआती अभी 2-3 दिन पहले तक। तो अब इसका प्रभाव जो अगली साइकिल है उस पर भी देखा जा सकता है। लेकिन अभी ये निश्चित नहीं है कि भाई वो दिसंबर में आयोजित होगा या वो आगे थोड़ा सा बढ़ेगा, मार्च तक जाएगा, पिछली बार की तरह यदि बात करें तो ये अभी कोई निश्चित नहीं है। इसके लिए तो जब एनटीए अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा तब वो बताएगा। लेकिन यदि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा विचार किया जाए, मान लीजिए कि जब 18 जून को पेपर दिया था तो कुछ विद्यार्थी तो ऐसे अवश्य होंगे जो एकदम निश्चिंत हो गए होंगे कि हाँ, इस बार तो हमारा जेआरएफ हो जाएगा। कुछ नए विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये था कि अनुमान नहीं है, नेट हो जाएगा कि जेआरएफ हो जाएगा, परीक्षा अच्छी हुई है, अच्छे परिणाम की उम्मीद है। अब ये परीक्षा जब दोबारा आयोजित तो बड़ी असमंजस की स्थिति थी। तो जो विद्यार्थी जब जून में ये परीक्षा आयोजित हुई उस तैयारी के दौर में थे और अब जब ये पुनः आयोजित हुई है तो कुछ के लिए आपदा अवसर होती है, हमेशा ऐसा होता है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका मनोबल गिर जाता है कि अब फिर से एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा, थोड़ा सा तैयारी से हटते हैं और वहीं थोड़ा सा अंतर क्या आ जाता है, वो जेआरएफ से नेट पे आ जाते हैं पुनः। अब यदि अभी से हम अगले एग्जाम साइकिल के बारे में सोचें, जिनका भी नेट है या जेआरएफ के लिए प्रयास रहता है कि भाई जेआरएफ हमारा हो सकता है, उनके लिए भी, जिनको ये है कि परीक्षा उतनी अच्छी नहीं हुई जितना हम अनुमान कर रहे थे, थोड़ी और अच्छा हो सकता था, कुछ अच्छा हम कर सकते थे, और उनके लिए यदि अब से देखें तो सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है। अभी ये मान के चलिए कि दिसंबर वाली साइकिल व्यवस्थित रूप से अपने उसी समय के अनुसार चल रही है, तो भी आपके पास 3-3.5 महीने कम से कम रहते हैं। तो वो आगामी साइकिल को ध्यान में रख सकते हैं। इस चर्चा में आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई जो इस बार परीक्षा आयोजित हुई है उसका पैटर्न कैसा रहा है। थोड़ा सा यदि हम, जितना भी अभी तक प्रश्न पत्र तो मिले नहीं है लेकिन विद्यार्थियों से तो बात हुई है जो परीक्षा देकर आए हैं,
उन विद्यार्थियों से जो अलग अलग विषय के थे, कोई हिंदी का था, कोई अंग्रेजी साहित्य वाले थे, भूगोल वाले थे, इतिहास वाले थे, राजनीति विज्ञान वाले थे, समाजशास्त्र वाले थे, कॉमर्स वाले थे, जितने भी विद्यार्थियों से जो अलग अलग विषय के थे उनसे जब बात हुई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्टों वाले विद्यार्थियों से, तो कुछ कॉमन टॉपिक निकल कर आए कि हाँ यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। हम जिस क्रम में कक्षा में पढ़ते आए हैं, जैसे आपने कक्षाएं की होंगी या आपने जो पाठ्यक्रम को लेकर हमने चर्चा की है यूट्यूब पर वो भी आपने देखी होगी, तो आपका अनुमान होगा कि हमारा कक्षा कार्यक्रम किस क्रम में चलता है, हम पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ते हैं। यदि हम उसके अनुसार बात करें तो कुछ कॉमन टॉपिक हैं जहां से इस बार भी प्रश्न देखने को मिले, और जो आप में से कक्षा में थे उनको ये याद आएगा कि हाँ जब हम कक्षा में इन बिंदुओं पर बात कर रहे थे तो मैं हर बार ये कहता था उस बिंदु के साथ में कि यहाँ से पहले भी प्रश्न पूछा गया है, इस बार भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, जैसे हम लोग जब कक्षा में संचार को लेकर पढ़ रहे थे, संप्रेषण को लेकर पढ़ रहे थे, तो जब हम संप्रेषण को पढ़ रहे थे, संप्रेषण के प्रकार को लेकर मैंने आपसे कहा था कक्षा में भी कि एक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, संप्रेषण के प्रकार को लेकर प्रश्न देखा गया। और ये मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जो भिन्न भिन्न विषयों में, अलग अलग विषयों के फर्स्ट पेपर में, प्रथम प्रश्न पत्र में कॉमन टॉपिक कुछ हैं। तो ऐसे ही संचार वाले प्रश्नों में देखा गया कि संचार के प्रकार से, संचार की बाधाओं से और जन संचार से, संचार में क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, एक जनसंचार वाले बिंदु से लगभग विषयों में प्रश्न देखने को मिला है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया मीडिएटेड कम्युनिकेशन को लेकर, मतलब मध्यस्थ जिसमें कोई बीच में एक होता है उसके द्वारा जब संचार होता है। ठीक, तो ये ऐसे टॉपिक थे जहां से प्रश्न पूछे गए इस बार भी। यदि आईसीटी की बात करें, संचार के बाद हमने कक्षा में क्या पढ़ा था, आईसीटी पढ़ा था। और आईसीटी में जब हम कंप्यूटर वाले बिंदु को पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि जो मेमोरी है, जब हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे, हम रैम के बारे में पढ़ रहे थे, हम रोम के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहां से इस बार भी प्रश्न देखने को मिला है। रैम से प्रश्न पूछा गया है, रोम से भी प्रश्न पूछा गया है। एक आप देखें, जो ऑनलाइन ठगी की बात हम करते हैं, तो हमने कक्षा में कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी किया था कि देखिए ये इस तरीके से एक पूरा एग्जाम्पल आपको दिया जाता है। पहले भी इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया, दिसंबर वाली परीक्षा में भी, और जो शुरुआत में फरवरी मार्च में परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था ऑनलाइन ठगी को लेकर, फ्रॉड को लेकर, कि आपको एक लिंक भेजा जाता है, आपको ये कहा जाता है कि आपको अपनी मनपसंद के किसी स्थान पर जाने का 2 दिन 3 दिन के लिए अवसर दिया जा रहा है, आपको इस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करनी है, जो आपकी निजी जानकारी है वो ले लेते हैं। तो ऐसे प्रश्न इस बार भी देखे गए। फिर जब हम कक्षा में पढ़ रहे थे बाइनरी टू डेसिमल वाला कन्वर्जन, यहां से भी प्रश्न पूछा गया, बाइनरी टू डेसिमल। अच्छा, इसमें इस बार क्या हुआ, जैसे हमने कक्षा में बात की थी, हमने कक्षा में ये बात की थी कि अधिक संभावनाएं किसकी है, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है, और यहीं से अधिक संभावनाएं होती है कि इन दोनों में से ही पूछा जाएगा। लेकिन हमने फिर भी ऑक्टल को लेकर पढ़ा था और हेक्साडेसिमल को लेकर पढ़ा था, तो कुछ विषय में इस बार हेक्साडेसिमल को लेकर पूछा गया, कुछ के साथ में बाइनरी को ऐड करने को लेकर प्रश्न पूछा गया कि बाइनरी एडिशन को लेकर, कि बाइनरी 2 बाइनरी आपको दे दी, उनको आप जोड़कर बताइए। बात समझ आ गई? ये हमने कक्षा में अभ्यास भी किया था इस प्रकार के प्रश्नों का, और जो ये कन्वर्जन है इसको लेकर हमने बहुत अच्छे से समझा भी था। ध्यान रहेगी बात। यदि शिक्षण अभिवृत्ति की बात करें, यहां से जो टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे गए, शिक्षण अभिवृत्ति या कहिए अभिक्षमता, तो एक आपको ध्यान आएगा, हमने कक्षा में पढ़ा था एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको जिसके और अन्य क्या नाम है वो भी हमने बात की थी। इसकी शॉर्ट फॉर्म को लेकर मैंने आपसे कहा था कि ये प्रश्न बन सकता है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, और एक तरफ आपको वीएलई दे दिया, एलएमएस दे दिया, इस तरीके से करके शॉर्ट फॉर्म दे दी जाए, और दूसरी तरफ उनकी फुल फॉर्म हो, ऐसा मिलान वाला प्रश्न बन सकता है। ऐसा हूबहू प्रश्न तो नहीं था, लेकिन एलएमएस से प्रश्न पूछा गया था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से प्रश्न पूछा गया था, ऑनलाइन टीचिंग जो प्लेटफॉर्म है वहां से प्रश्न आपसे पूछा गया था, मूडल को लेकर आपसे प्रश्न बना था, आईसीटी बेस्ड टीचिंग से प्रश्न बना था,
स्वयं प्रभा को हमने कक्षा में पढ़ा था और उस समय भी मैं ये बात कर रहा था आपसे कक्षा में कि स्वयं और स्वयं प्रभा हम लगातार कई वर्षों से यहां से प्रश्न बनता हुआ देख रहे हैं और दो कथन वाला प्रश्न यहां से बन रहा है। इसके चैनल को लेकर भी मैंने आपसे कहा था कि इसके चैनल्स को आप संख्या ये ध्यान रखिएगा, ये पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ विषयों के प्रश्न पत्र में तो देखा गया कि स्वयं प्रभा से दो कथन वाला प्रश्न बना है और कुछ विषयों में देखा गया कि स्वयं प्रभा के चैनल्स को लेकर प्रश्न बना है, उनकी संख्या को लेकर प्रश्न बना है। बात समझ आ गई। फिर जो आईसीटी बेस्ड टीचिंग है उसको लेकर प्रश्न बना है। कुछ विषयों में देखा गया कि सीधे सीधे मूडल से प्रश्न पूछ लिया गया प्लेटफॉर्म के मामले में। बात ध्यान रहेगी। तो मूडल को लेकर प्रश्न बना, मूडल को लेकर भी प्रश्न बना है। जब हम उच्चतर शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, इसके बाद हमने कक्षा में यही पढ़ा था, उच्चतर शिक्षा प्रणाली। जब हम इस बिंदु को कक्षा में पढ़ रहे थे तो प्रदूषण वाले बिंदु के संदर्भ में जब हमने शुरू किया था प्रदूषण को पढ़ना, मैंने आपसे कहा था अब हम यहां से उस बिंदु को पढ़ना शुरू कर रहे हैं जहां से लगभग हर बार प्रश्न पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। तो इस बार भी ऐसे हुआ, प्रदूषण से प्रश्न पूछा गया, आपसे पोल्यूशन को लेकर प्रश्न पूछा गया है। फिर जब हम लोग बात कर रहे थे सॉरी उच्चतर शिक्षा प्रणाली, जब हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम जो शिक्षा से जुड़े आयोग और समितियां हैं, शिक्षा से जुड़े जो विभिन्न आयोग और समितियां हैं, उसको हमने एक एक के बारे में जितने दो दो तीन तीन तथ्य थे उन तथ्यों के बारे में बात की थी। वहां से प्रश्न पूछा गया, कुछ फुल फॉर्म यहां से पूछी गई, कुछ फुल फॉर्म्स आपसे पूछी गई हैं। बात ध्यान रहेगी। हमने कुछ प्राचीन विश्वविद्यालयों के संदर्भ में पढ़ा था, वहां से आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन विश्वविद्यालयों को लेकर प्रश्न पूछा गया है। बात समझे। तो जो विभिन्न आयोग थे शिक्षा से जुड़े हुए, और हमने इसको दो तरीके से पढ़ा था, दो भागों में बांटकर पढ़ा था, एक आजादी से पहले और एक आजादी के बाद वाले। आजादी से पहले शिक्षा से जुड़े जो विभिन्न आयोग थे, समितियां थी, उनको लेकर पढ़ा था, और आजादी के बाद जो आयोग थे, समितियां थी शिक्षा से जुड़े हुए, उनको लेकर पढ़ा था। तो ये दोनों से ही प्रश्न पूछा गया है। बात समझ पाए होंगे। इसके बाद हम लोगों ने कक्षा में पढ़ा था अनुसंधान को लेकर, शोध को लेकर। ठीक। तो इस बार भी जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अनुसंधान के प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, और अनुसंधान के प्रकार वाले बिंदु में जो आपके पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से चीजें दी गई हैं हमने वो भी पढ़ा है, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया है लेकिन आपको पढ़ना चाहिए वो भी हमने पढ़ा था। तो प्रश्न यहां से पूछा गया। हमने जब हम परिकल्पना वाला बिंदु पढ़ रहे थे, हाइपोथेसिस वाले बिंदु पर थे, तो यहां से प्रश्न पूछा गया। उस समय मैंने कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जब हम लोग प्रतिदर्श और न्यादर्श वाला बिंदु पढ़ रहे थे, सैंपलिंग वाला बिंदु पढ़ रहे थे, तो हमने इसमें बात की थी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को लेकर और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को लेकर, संभाव्यता प्रतिदर्श और गैर संभाव्यता प्रतिदर्श। तो यहां से गैर संभाव्यता प्रतिदर्श से प्रश्न पूछा गया है। आपको याद आएंगी चीजें कक्षा में कि हमने गैर संभाव्यता प्रतिदर्श को लेकर पढ़ा था। फिर हम लोगों ने अनुसंधान नैतिकता को लेकर पढ़ा था, यहां से प्रश्न बना, अनुसंधान नैतिकता से प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपको याद आएगा कि हमने यूजीसी के द्वारा जो पेनल्टी है, जो प्लेगरिज्म वाला बिंदु था कि उसमें 10% तक सामग्री यदि कॉपी पाई जाती है थीसिस की तो कोई दंड नहीं है, लेकिन यदि 10 से 30% तक जाते हैं, फिर 60%, 60 से अधिक है, तो क्या क्या दंड हैं, कब 6 महीने तक आपको सबमिट करने से रोका जाएगा, कब 1 वर्ष का समय है, कब रजिस्ट्रेशन ही निरस्त कर दिया जाएगा, ये बात हमने की थी। वहां से प्रश्न पूछा गया था। बात ध्यान आएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे लोक विकास और पर्यावरण। लोक विकास और पर्यावरण में हम लोगों ने प्रदूषण को लेकर बात की थी, और प्रदूषण में जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि जब हम प्रदूषण वाले बिंदु पर थे तो हमने कहा कि अब यहां से ये बिंदु शुरू होता है जहां से आपकी परीक्षा में लगभग हर बार प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, प्रदूषण से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको याद आएगा कि हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो कार्य हुए हैं उनको लेकर बात की थी। हमने सतत विकास के संदर्भ में एसडीजी और एमडीजी को लेकर पढ़ा था।
यहां से प्रश्न पूछा गया। क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर हमने पढ़ा था, और इस बिंदु को पढ़ते समय भी जब हम कुछ समझौते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हुए इनको लेकर बात कर रहे थे, तो जो आपके पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया, ऐसे कुछ बिंदु हमने पढ़े थे कि हमें बाकियों को समझने के लिए इन्हें पढ़ना आवश्यक है, तो हमने उसको लेकर भी पढ़ा था। यहाँ रियो से प्रश्न पूछा गया, रियो सम्मेलन 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसमें हमने बात की थी कि 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई, विस्तार से बात की थी। यहां से प्रश्न पूछा गया रियो से। वैश्विक तापन के संदर्भ में हमने बात की थी, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न पूछा गया। आपको हरित गृह गैसें याद आएगी, ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में हमने वो क्रम भी लिखे थे कि आरोही क्रम में लिखिए, इनके प्रभाव को अवरोही क्रम में लिखिए, वहां से प्रश्न पूछा गया है। और यदि मैं ग्रीन हाउस गैसों में भी ठीक ध्यान कर पा रहा हूं, तो एक तो CFCs को लेकर प्रश्न बना है, HCFCs को लेकर प्रश्न बना था, और फिर इनका जो प्रभाव है उसको लेकर प्रश्न बने, ओजोन परत को लेकर प्रश्न बने। ध्यान है, ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जहां से पहले भी प्रश्न पूछे गए थे और इस बार भी प्रश्न पूछे गए हैं। यदि बोधगम्यता की बात करें, तो बोधगम्यता इस बार थोड़ा सा ये हुआ कि तुलनात्मक रूप से पहले वाली परीक्षाओं की तुलना में इस बार बोधगम्यता के प्रश्न काफी आसान थे। पैसेज काफी सरल इस बार पूछे गए थे, आप पैसेज को पढ़कर आसानी से समझ पा रहे थे, और लगभग 3 प्रश्न ऐसे थे पैसेज में, लगभग सभी विषयों में, मैं एक अनुमान के आधार पर आपको बता रहा हूं कि 3 प्रश्न ऐसे थे 5 में से जिनको आप आसानी से पैसेज में खोज सकते थे। बात समझे? तो जो आपने पढ़ा था, आपने ठीक से रिवीजन किया था, वहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न भी पूछे गए हैं। जो आप में से विद्यार्थी पेपर देकर आए होंगे, उनको पेपर देकर अच्छा लगा होगा कि हाँ, हमने जितना पढ़ा था वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, अब हमें आगे की राह क्या करनी है? जो अभी नए विद्यार्थी होंगे उनको ये करना है कि अभी दिसंबर वाली परीक्षा के लिए अभी समय तो ये है नहीं कि भाई दिसंबर में होगी या थोड़ा सा वो साइकिल गड़बड़ होगी तो लेट होगा समय, ऐसा तो अभी कुछ कंफर्म है नहीं। अपनी तैयारी यही मान के चलिए कि परीक्षा अपने निश्चित निर्धारित समय पर ही होगी। जैसे पहले जून के बाद दिसंबर वाली साइकिल व्यवस्थित है, अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये मानकर चलना है कि परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही होगी। बात समझ आई होगी यहाँ तक की। यदि आप मैथ के बारे में, रीजनिंग के बारे में, DI के बारे में बात करें, हाँ, इस बार DI भी आसान था। DI में भी अधिक विषयों के संदर्भ में देखा गया कि DI वाले जो प्रश्न थे वो रेशियो वाले भी थे, है ना, कि आपको ये निकालना था। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी 3 कंपनियां दे दी, 3 कंपनियों का डाटा दिया, अब उसमें ये पूछा जा रहा है कि रेशियो के मामले में, लाभ हानि के मामले में, और यही प्रश्न गणित में भी देखे गए, समय दूरी वाले, लाभ हानि वाले। बात ध्यान रहेगी। तो ओवरऑल यदि पेपर को देखा जाए तो पेपर मुश्किल तो नहीं था, कम से कम मतलब विद्यार्थी, जितने विद्यार्थियों से बात हुई उन्हें ऐसा तो नहीं लगा कि पेपर बहुत मुश्किल था। यदि किसी से कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए हैं तो ये है कि सर जल्दबाजी में गलत कर दिया। एक होता है ना कि हम पेपर पढ़ के ये अनुमान कर पा रहे हैं कि पेपर मुश्किल है या पेपर हमसे बन जाएगा, ऐसा है। तो अधिक विद्यार्थियों का कहना यही था कि पेपर ठीक था, मतलब पेपर बहुत मुश्किल नहीं था, हम कर सकते थे, ऐसा है। बात समझ पाए? चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो बिंदु हमने बात की है, ये अब जो विद्यार्थी पेपर दे के आए होंगे उन्होंने रिवीजन ठीक से किया होगा, उनकी परीक्षा अच्छी हुई होगी, उनका परिणाम भी बेहतर आएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।